नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के इस नए सेशन में, नए सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल क्या होता है, भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल पढ़ने से लाभ क्या क्या हो सकते हैं, हमारे एग्ज़ाम में लाभ क्या हो सकते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कंपटीशन का हो या फिर वो एग्ज़ाम किसी क्लास का हो, उसमें क्या लाभ हो सकते हैं। भूगोल को पढ़ने से हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकते हैं, हमारे जीवन को कैसे भूगोल परिवर्तित करता है, कैसे भौगोलिक परिस्थितियां हमारे जीवन को चेंजिंग करता है, हमारे लाइफ स्टाइल को बदलता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे आज। और साथ में एक ऐसा टॉपिक डेवलप करने का प्रयास करेंगे, एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको यदि भूगोल से क्वेश्चन आते हैं उस एग्ज़ाम में तो आप उसको सॉल्व कर सके। ऐसा क्या हो सकता है, ऐसे कौन सा सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे जिसमें सारा एग्ज़ाम का ही सिलेबस आ जाए, चाहे वो 12 का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो या फिर बीपीएससी का हो या किसी भी पीसीएस का हो या फिर किसी भी क्लास को हो, 6 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास, ग्रेजुएशन, किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, उसमें उस टॉपिक को यदि पूछा गया है, उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आया है तो वो टॉपिक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये तरीका क्या है, क्या अप्रोच हो सकता है हमको या फिर आपको पढ़ाने का, तो ये सारा चीज़, ये सारा व्यवस्था हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझने का प्रयास करेंगे, एक सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय आज लेने का कोशिश करेंगे। देखिए, यदि हम आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल से समझाएं तो देखिए सिंपल सा चीज़ है। यदि हम ये कहें कि जैसे मान लेते हैं आपका कोई एग्ज़ाम होगा या फिर मान लेते हैं आप कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अदर कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं जिसमें जियोग्राफी से यानी कि भूगोल से क्वेश्चन आते हो, उसकी बात कर रहे हैं, या फिर आप 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप 12 क्लास की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, यदि उस क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक से उस एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ये इस तरीके से ये हमारा अप्रोच रहेगा कि आप उसको सॉल्व कर पाएँ। जैसे मान लेते हैं एक बेसिक सा एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक 6 क्लास का क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे सिंपल सा चीज़ है, जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। अब एक ग्रह क्या होता है, अद्भुत मतलब शानदार, अच्छा, बहुत ही मतलब मिरेकल टाइप का, जिससे मतलब उसकी तुलना में कोई दूसरा है ही नहीं, अद्भुत है वो। तो पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ग्रह क्या है, ये हम आगे आने वाले क्लासों में डिस्कस कर ही लेंगे। वैसे जिस धरती पर, जिस स्थल पर रहते हैं वो एक पृथ्वी का भाग है और पृथ्वी एक ग्रह होता है। ग्रह क्या होता है वो आगे आने वाले क्लासों में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसके डिफिनेशन क्या है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी अद्भुत ग्रह है तो क्यों है, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं पृथ्वी के ऊपर जो इसको अद्भुत बनाते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये 6 क्लास का क्वेश्चन है, 6 क्लास का। इसका सिंपल सा आंसर है कि पृथ्वी के ऊपर जल है, वायु है और स्थल है। किसी भी जीव को जीने के लिए या विकास करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, सबसे पहला चीज़ उसको सांस लेना होगा, तभी तो वो जिंदा रह सकता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगा, तो वायु यहाँ पर उपलब्ध है। दूसरा चीज़ उसको जल चाहिए और तीसरा रहने का जगह चाहिए। वो तीनों चीज़ यहाँ पर मौजूद है पृथ्वी के ऊपर, इसलिए पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, बाकी अन्य ग्रहों पर नहीं है। ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे ग्रह हो सकते हैं, पता नहीं है अभी तक, ठीक है, लेकिन हमारे सौर मंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं, देखिए सौर मंडल क्या होता है ये हम आगे आने वाले क्लासों में बताएंगे। आप तनाव मतलब थोड़ा सा भी मत लीजिए, सारा वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा, आप बस धीरे धीरे पढ़ते रहिए।
बस एक चीज़ आप क्लियर रखिएगा, आप सीखने की प्रक्रिया में हमेशा रहिए। आप सीखने का प्रयास करिए, ना कंपेयर कीजिए, ना ही ये सोचिए कि अरे यार हम तो ये जानते थे पहले से ही, क्या बता रहे हैं बिना मतलब का। देखिए, यदि हमको किसी सब्जेक्ट को क्लियर करना है, कंप्लीट करना है, उसको समझना है, तो उसके थीम को समझना होता है, उसके इंट्रोडक्शन को समझना होता है। इंट्रोडक्शन एक ऐसा चीज़ होता है जो पूरे भूगोल को आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता है। तो इंट्रोडक्शन आपको ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है। इस इंट्रोडक्शन को यदि आप समझ लें तो आपका भूगोल को लेकर के एक अलग ही कॉन्सेप्ट तैयार होगा, एक अलग ही सोच डेवलप होगा। फिर आगे आने वाले जितने भी क्लास हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन या टॉपिक हो सकते हैं, उसको आप एक भूगोल के डायनेमिक तरीके से, डायनेमिक सोच से आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, यदि हम ये कहें, हमारा एक क्वेश्चन था कि पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है क्योंकि, उसका आंसर हमने बताया पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है, तो क्योंकि उस पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल उपलब्ध है, इसलिए वो अद्भुत ग्रह है। ये 6th क्लास का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को यदि हमको यूपीएससी पूछेगा तो यूपीएससी कैसे पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को? तो सिंपल सा यही क्वेश्चन को वो और आगे बढ़ाएगा और जो चीज़ें आप जानते हैं उसी को डेवलप करेगा। जैसे देखिए, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। देखिए, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है क्योंकि उस पर जीने के लिए जो भी तत्वें मौजूद होनी चाहिए वो सारे तत्व यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। टिप्पणी कीजिए। अब समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यदि हम यहाँ पर लिखते हैं, 6th क्लास का पूछा था, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है क्यों? क्यों पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, क्यों है? तो इसका बेसिक सा आंसर है क्योंकि यहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों मौजूद हैं। 6th क्लास का आंसर फैक्चुअल क्वेश्चन जैसा है, इसका आंसर हो गया। अब यूपीएससी कैसे पूछेगा इसी क्वेश्चन को? तो ये पूछेगा, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है, पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है क्योंकि इस पर जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों मौजूद हैं। टिप्पणी कीजिए। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपीएससी में कैसे पूछ रहा है। पृथ्वी एक अद्भुत ग्रह है क्योंकि इस पर जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों मौजूद हैं। टिप्पणी कीजिए। अब बताइए आप 150 वर्ड के अंदर, अब ये कैसे आप बता सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है? 150 वर्ड के अंदर आपको पूछ रहा है, अब इसमें आप क्या बताइएगा? जो चीज़ें आप जानते थे पहले वही चीज़ तो यहाँ क्वेश्चन में डाल दिया है। तो यूपीएससी का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा और 6th क्लास का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। 6th क्लास में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अद्भुत ग्रह है क्यों है, क्योंकि उस पर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल है, और यहाँ पर बता रहा है कि वो तीनों है। इस पर टिप्पणी कीजिए आप।
अब इसमें क्या आप कीजिएगा ये समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। यदि आप इस पूरे भूगोल को समझते हैं, पूरे भूगोल के बारे में आप अच्छी सोच रखते हैं, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई हार्ड काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ये लेवल है यूपीएससी का और ये लेवल है 6 क्लास का। एक लेवल आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो देखिए, हमारा जो अप्रोच रहेगा वो कैसा रहेगा। तो देखिए, हमारा जो अप्रोच है वो रहेगा, जैसे 6 क्लास से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी अद्भुत ग्रह है तो क्यों है, वो भी जान लिए, और वो है तो उस पर क्या क्या टिप्पणी कर सकते हैं, उसके बारे में फुल डिटेल कैसे बता सकते हैं, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो हम ए से लेकर कोशिश करेंगे कि जेड तक जाने का प्रयास करें, ठीक है। यानी बेसिक से हम हाई तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक बेसिक एग्जाम से लेकर के एक हाई एग्जाम तक के समझने का, उसके लेवल को समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बीच जितने भी एग्जाम आ सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, एक टॉपिक हम आपको यदि बताते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा टॉपिक है भूगोल की उत्पत्ति। भूगोल जो शब्द है, भूगोल जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति और उसका विकास, उत्पत्ति और विकास, ये मान लेते हैं एक टॉपिक है। यानी ज्योग्राफी का ओरिजिन और इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ओरिजिन और इवोल्यूशन ज्योग्राफी का ये एक टॉपिक हुआ। तो इस टॉपिक को हम कैसे समझेंगे, तो इस टॉपिक का बेसिक से लेकर के हाई तक समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपका 11th क्लास का ये टॉपिक हो, या फिर आपका ये यूपीएससी का टॉपिक हो, या एसएससी में ये टॉपिक आ रहा हो, या 6 क्लास में आ रहा हो। जो भी क्लास में, जो भी एग्जाम में, जो भी कंपटीशन के एग्जाम में ये टॉपिक यदि है, उसके सिलेबस में यदि ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हमको इस तरीके से पढ़ना है ताकि वो सारा एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो। देखिए, हमारा जहाँ तक मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो आप एक टारगेट फोकस कीजिए। यदि आप यूपीएससी का टारगेट फोकस करें तो सिर्फ यूपीएससी के बारे में सोचिए। यदि आप एसएससी का टारगेट सोच रहे हैं तो सिर्फ एसएससी के बारे में सोचिए। और इसमें यदि ये टॉपिक है तो आप पढ़ लीजिए, यदि ये टॉपिक नहीं है तो आप एसएससी में वो टॉपिक मत पढ़िए। टाइम वेस्ट क्यों करना, समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो यदि कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और वो आपके क्लास में, आपके एग्ज़ाम में यदि वो टॉपिक पढ़ना है, तो आप उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लें। आपको उस टॉपिक को पढ़ने से एक बेहतर जानकारी डेवलप होगा। और देखिए, पढ़ने का बेसिक तरीका है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, सबसे पहले 2 कंडीशन बन सकते हैं। या तो आप, पहला कंडीशन है, या तो आप उस टॉपिक को, मान लेते हैं यही टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप पहले बुक से पढ़ लें, जो भी आपके पास बुक हो उस बुक से आप पढ़ लें। क्योंकि देखिए, पढ़ने से आपके पास शब्द होता है, शब्द आते जाता है, और शब्द का नॉलेज, शब्द का भंडार आपके पास बढ़ता जाएगा। और शब्द आपके पास होगा तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अच्छे से। कई बार क्या होता है कि आदमी को सारा चीज़ पता होता है, हर स्टूडेंट लगभग टीचर बता देते हैं तो लगभग सब जान ही जाता है, सब समझ जाता है, लेकिन जब वही चीज़ लिखना होता है तो नहीं लिख पाता। इसका सबसे मेन कारण यही है कि उसके पास उस सब्जेक्ट को लेकर के, उस क्वेश्चन को लेकर के शब्द नहीं है। क्या लिखे, शब्द का भंडार कम हो गया है, भूल गया है। और वो भूलना क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हुआ। तो आप जब बुक पढ़िएगा तो बुक, मान लेते जब आप इस टॉपिक का बुक पढ़ लिए तो कुछ तो शब्द आएगा ना, 100% ना आए, 10% आएगा ना, 2% आएगा ना। जब आप बार बार पढ़िएगा तो वो सारा लगभग आ ही जाएगा, पूरा शब्द। तो आपके पास शब्द का भंडार जमा होते जाएगा किताब पढ़ने से। अब बुक को पढ़िए। देखिए, जितना भी नया जनरेशन है वो बुक नहीं पढ़ना चाहता है। आप बुक पढ़िए, बुक जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा है। तो हम 2 कंडीशन बता रहे थे पढ़ने का। पहला कंडीशन, आप पहले इस टॉपिक का मतलब ये बुक में ये जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक आप पढ़ लें। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, सिर्फ यही टॉपिक नहीं है, बहुत सारा टॉपिक है। हम
आज उस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। कितना टॉपिक हम भूगोल में पढ़ सकते हैं अभी, उस सारे टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप समझ लीजिए बस कि आपके मतलब आपको एग्ज़ाम में यदि ये टॉपिक आ रहा है आपका एग्ज़ाम में, तो इस टॉपिक का आप पहले बुक से पढ़िए, फिर यही टॉपिक को आप हमारा लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। या फिर किसी भी टीचर का लेक्चर हो, अगर वो अवेलेबल है तो आप उसको देख लिए। ये क्या होता है, एक बार आप पढ़े, दोबारा आप किसी से सुन लिए, हो सकता है आप कुछ गलत समझ रहे हो तो आपका वो सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप पहले ये टॉपिक का पूरा लेक्चर देख लें, ये पूरा क्लास देख लें, ये पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद फिर जा कर के वो बुक पढ़ लें। देखिए, क्लास भी देखना है, बुक भी देखना है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप पहले क्या करते हैं। दोनों कंडीशन बेटर है, कंडीशन दोनों बेटर है। पहले आप समझ लें, फिर बुक पढ़िए और ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप पढ़ लें, फिर समझिए, वो भी समझ में आएगा। तो ये तरीका है पढ़ने का। इससे आप धीरे धीरे करके, देखिए समय तो लगता है, मेहनत कीजिएगा तभी फ़ायदा है, मेहनत नहीं कीजिएगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, सिंपल सा चीज़ है। अब हम ये कहते हैं कि यदि आपका यूपीएससी का तैयारी है, यदि आपका एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 12th का तैयारी कर रहे हैं या 10th का तैयारी कर, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो हम ये कह रहे हैं कि आप बस इतने दूर के फेर में काहे हैं। आप सिर्फ इतना क्यों पकड़ना चाहते हैं, आप इतने क्यों पकड़ना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि आपको उतना ही का ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आप उसी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। यही बात है ना। तो हम इन सारे लोगों का, आप मान लेते हैं 12th का तैयारी कर रहे हो, आप मान लेते हैं एसएससी का तैयारी कर रहे हो, आप मान लेते हैं यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, तो आप तो सिर्फ वही देखिएगा ना, यूपीएससी का लेवल समझिएगा। तो हम तो क्या करेंगे, हम तो सबको लेकर के चलना है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सारा एरिया ही कवर करेंगे, ये सारा एरिया कवर करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, किसी सिलेबस को तो पकड़ेंगे नहीं, ना हम यूपीएससी का सिलेबस पकड़ेंगे और ना हम एसएससी का पकड़ेंगे सिलेबस। हम क्या करेंगे, इन सारे एग्ज़ाम में जो सिलेबस आते हैं, इन सारे एग्ज़ाम में जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम आते हैं, वो पाठ्यक्रम का जो टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक को पकड़ लेंगे। और सब में कॉमन ही होता है, लगभग सारा टॉपिक एक दूसरे से रिलेट ही कर रहा होता है। तो वो टॉपिक को हम पकड़ लेंगे और वो टॉपिक को हम डिटेल में आपको समझा देंगे, जिसमें आप चाहे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो आप क्लियर कर सकते हैं, आप चाहे यूपीएससी का दे रहे हो, आपको यदि बेहतर जानकारी हो गया उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसका भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक सा चीज़ है। तो ये अप्रोच है पढ़ने का। आगे आने वाले जितने भी क्लास हैं उन सारे क्लासों में यही अप्रोच होने वाला है। एक पहले हम बेसिक जानकारी डेवलप करेंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट को समझने का काम करेंगे। तो ये तरीका है, यही तरीका से हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़, जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल क्या होता है? देखिए, सबसे पहला चीज़ तो यही है कि भूगोल क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। देखिए, भूगोल, यदि हम ये कहें कि भूगोल एक ऐसा डायनेमिक विषय है, एक ऐसा व्यापक विषय है जिसमें हम लोग मतलब उन सारे वस्तुओं को जानने का प्रयास करते हैं, उन सारे चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, उन सारी घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं जो नेचर के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा, जो मानव के द्वारा, दोनों के अंतर संबंधों के द्वारा जो निर्मित होते हैं, जो स्थल का स्वरूप बदलते रहते हैं, जो हर प्रक्रिया में चेंजिंग होते रहता है, उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। अब ये क्या है, मतलब दिमाग खराब हो रहा है ना आपको। देखिए, बेसिक से आपको एक डिफिनेशन बताते हैं। देखिए, भूगोल जो विषय है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, भूगोल विषय पढ़ने में हमको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगे। सिंपल सा चीज़ है। तो देखिए, भूगोल में क्या होता है, विश्व के जितने भी महासागर हैं, जितने भी सागर हैं, जितने भी मौसम है, क्लाइमेट, जलवायु, जितने भी तरीके से चेंजिंग हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या है,
कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कौन कौन से नदियां हैं, कहाँ से बहती है, कहाँ जाती है, कितने आकाशीय पिंड हैं जो अंतरिक्षों में हम बात कर रहे हैं, जितने भी अंतरिक्ष के अंदर जो आकाशीय पिंड होते हैं। देखिए अंतरिक्ष में जो भी वस्तुएं होती है, जैसे पृथ्वी है, मंगल ग्रह है, सूर्य है, तारा है, आकाशगंगा है, ये सारे क्या है, एक पिंड होते हैं। इसको पिंड कहते हैं, आकाशीय पिंड है ये। तो खगोलीय पिंड भी कर सकते हैं, आकाशीय पिंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताएंगे आपको कैसे ये होते हैं। तो देखिए हम ये कह रहे हैं कि भूगोल का उद्देश्य ही यही होता है कि विश्व में जितने भी सागर, महासागर, झील, नदियाँ या फिर आकाशीय पिंड या फिर पृथ्वी पर दिखाई देने वाले जितने भी वस्तुएं हैं उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है, उसके बारे में नॉलेज प्रदान करता है। ये जो डिफिनेशन है ये एक बड़ा ही बेहतर मतलब वैज्ञानिक हुए, एक ज्योग्राफर हुए जिनका नाम है स्ट्रैबो साहब का ये डिफिनेशन दिया हुआ है। ये जो डिफिनेशन है ये अभी हमने जो बताया कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य विश्व में उपस्थित महासागर, सागर, झील, नदियाँ, पर्वत, पठार, मैदान जितने भी या फिर कोई भी आकाशीय पिंड या फिर पृथ्वी के ऊपर जितने भी वस्तुएं जो हमको दिखाई देती है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कराना ही भूगोल का मेन उद्देश्य होता है, भूगोल विषय का मेन उद्देश्य होता है। ये स्ट्रैबो साहब का डिफिनेशन है। एक टॉलमी साहब हैं, टॉलमी साहब ने तो गजब का डिफिनेशन दिया है, इसको समझना भी आप समझ सकते हैं। टॉलमी साहब का कहना है कि भूगोल पढ़ने से हमको ऐसा एहसास होता है कि हम स्वर्ग में बैठकर पृथ्वी को देख रहे हैं। अजीब सा डिफिनेशन दिए हैं। वैसे हम इसकी उत्पत्ति और विकास पर जब हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक पर, तब इन सारे टॉपिक्स को हम समझने का प्रयास करेंगे, इन सारे साइंटिस्टों के बारे में भी, ज्योग्राफर के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि भूगोल क्या है। शायद आपको एक बेसिक आधार मिला होगा भूगोल को समझने का कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम सारी वस्तुओं को समझने का प्रयास करते हैं, उसकी प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं, जो नेचर है, जो प्रकृति है उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके प्रक्रियाओं को, उसके जो काम करने के तरीके हैं नेचर के, उसको समझने का प्रयास करते हैं। और हम यानी मनुष्य और बाकी के जीव जंतु कैसे नेचर में बदलाव करते हैं उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ये सारा चीज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भूगोल क्या है ये तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज आता है कि भूगोल क्यों पढ़ें हम, इसको पढ़ने का मेन कारण क्या है, इसको क्या क्या हम कह सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं भूगोल को। तो देखिए सबसे दूसरा क्वेश्चन है क्यों, कारण क्या है भूगोल पढ़ने का। हम क्यों इतना कह रहे हैं कि भूगोल आप पढ़िए, क्यों कह रहे हैं, या फिर कोई भी टीचर क्यों कहता है ये सब्जेक्ट पढ़िए, उसके बारे में आप समझिए। क्यों, आखिर मैथ क्यों पढ़ रहे हैं हम, साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, आप उसको क्वेश्चन को समझिए, आप उसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए। तभी आप जो है उस विषय के बारे में, आप उस सब्जेक्ट के बारे में एक आधार आपके अंदर डेवलप होगा, एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो देखिए क्यों का प्रश्न जो है ये बहुत ही बेहतर प्रश्न होता है। तो सबसे पहला जो हम यदि हम ये कहें कि देखिए भूगोल एक विषय है जो हमारे एग्जाम में आता है, जो हमारे सिलेबस में है, जो किसी भी जैसे सोशल साइंस की बात यदि हम करें तो पहले जैसे देखिए अभी भी 10 क्लास तक लगभग सोशल साइंस के अंदर ही भूगोल को डेवलप किया जाता है। भूगोल एक अलग से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन सोशल साइंस के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है, एक सामाजिक विज्ञान की तरह इसको देखा जाता है। यदि हम समाज में रह रहे हैं, यदि देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, आप शुरू से सुनते आ रहे होंगे, तो हम यदि सामाजिक प्राणी हैं तो समाज का विज्ञान क्या है, जीने का तरीका क्या है, तो उसको लेकर के भूगोल को समझना होगा। तो देखिए सबसे पहला चीज भूगोल को एक विषय के रूप में हम समझ सकते हैं, ये एक विषय है इसलिए हम इसका पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला कारण यही है क्योंकि ये एक विषय है, ये हमारे एग्जाम में आते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो यही है, आपका भी मोटिव है और हमारा भी मोटिव है कि ये एक विषय के रूप में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भूगोल को हम क्यों पढ़ें, दूसरा कारण क्या हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप कारण को सोचने का प्रयास कीजिए, समझिए क्या क्या कारण हो सकते हैं।
दूसरा कारण क्या हो सकता है भूगोल को पढ़ने का? दूसरा कारण यह है कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे विषयों का कोर है। कोर जिसको कहते हैं, सारे विषय का कोर है। जितने भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारा विषय का ये कोर होता है वो ज्योग्राफी। फिलोसफी हो, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का कोर है। ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए हमको समझना होगा हमारी भौगोलिक स्थितियों के बारे में, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। आप खुद समझिए, हम जो पहनते हैं कपड़ा, हम जो खाते हैं भोजन, हम जिस तरीके से रहते हैं, जिस तरीके के मकान बनाते हैं, जिस तरीके का हमारा स्थल है, उस पर निर्भर होता है। अब किस पर निर्भर होता है? देखिए, भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसे चेंजिंग होता है। देखिए, यदि हम इंडिया में हैं और ख़ास करके मैं बिहार से हूँ, यदि बिहार में है तो बिहार लगभग कर्क रेखा के आसपास से गुजरता है। देखिए, हम आपको बेसिक सा एक चीज़ बताते हैं। वैसे ये सारा चीज़ हम आपको आगे बताएंगे ही, पहले आप बेसिक सा एक चीज़ समझिए। ये पूरा मान लेते हैं पृथ्वी है, गोल नहीं होता पृथ्वी गोल नहीं होता पूरी तरीके से, लेकिन हम इसको गोल इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, हम अपने समझने के लिए इसको गोल बनाते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं ये पृथ्वी को आध में बांट दिया, पूरा हाफ कर दिए, ठीक है, पूरे पृथ्वी को। तो ये जो मेन सेंटर है ये है इक्वेटर, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये होता है कर्क रेखा और ये होता है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कैसे होता है, इसमें नहीं फंसना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप। ठीक है, मतलब आपको आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इसके बारे में नहीं बताएंगे। आज आगे आने वाले क्लासों में हम इन सारे टॉपिक्स को समझेंगे। ये क्यों है, ये लैटिट्यूड कैसे बना, ये डिग्री कैसे बना रहे हैं हम, ये कर्क रेखा मकर रेखा कैसे डिसाइड हुआ है, इसको भी समझेंगे आगे। पहले आप इतना समझिए कि यदि हम बिहार में हैं तो बिहार का जो हमारा लोकेशन है वो इसके आसपास है, ऐसे। तो कर्क रेखा के आसपास हमारा बिहार का लोकेशन है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बिहार में ठंड का मौसम भी आता है, गर्मी का मौसम भी आता है और बरसात का मौसम भी आ रहा है। लगभग तीनों सीजन यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो यहाँ का खान पीन, मतलब खान पान जो होता है, पीन बोल रहे हैं, सॉरी, खान पान, कपड़े पहनने का जो स्टाइल है, या फिर कपड़ा जो हम पहनते हैं ऊनी कपड़ा है या फिर सूती कपड़ा है, ठीक है, या फिर हमारे जो घर बनाने के स्टाइल हैं, वो सब अलग अलग होंगे। यदि हम कंपेयर करें रसिया से, यदि हम कंपेयर करें यूक्रेन से, यदि हम कंपेयर करें थाईलैंड से, यदि हम कंपेयर करें जापान से, यदि चाइना से कंपेयर करें, या यूरोप के पूरे देश से करें, या अमेरिका से कंपेयर करें, तो सबका भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग है। हर देश का स्थिति अलग है पृथ्वी के ऊपर, तो वहाँ का क्लाइमेट भी अलग होता है, वहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो भी अलग होता है। यूरोप, देखिए, यूरोप ही नहीं, ये जो मकर रेखा के नीचे और ये जो कर्क रेखा के ऊपर जितने भी देश आते हैं वो लगभग ठंड के इलाके वाले देश होते हैं। तो वहाँ पर कपड़े का पहनावा और हवा भी अलग होगा, हमारा अलग होगा। इसको एक और नाम दे सकते हैं कि हम क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर समझ सकते हैं भूगोल को। क्षेत्रीय विभिन्नता, क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर समझ सकते हैं। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि पूरा भूगोल कोर है सारे सब्जेक्ट का। तो कैसे? तो हम जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ जिस तरीके से हम रह रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, वो जीने के लिए हमारा भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी होता है। और ये कैसे होता है, ये आपको धीरे धीरे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, सारा चीज़ समझ में आएगा। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाकर रहना होगा, इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ एक बैक नहीं समझ सकते आप, एकाएक नहीं समझ सकते, आपको धीरे धीरे ही समझना होगा। एकाएक नहीं हो सकता किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो देखिए, हम यदि हिस्ट्री को समझना चाहते हैं, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप हुए, बगल में कोई मुस्लिम धर्म का शासक हुआ, कोई ईसाई धर्म का शासक हुआ, हर शासक का आप देखिएगा पहनावा और हवा, खान पान, भाषा सब अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? भौगोलिक परिस्थितियों के कारण।
अफ्रीका में पानी का कमी है, तो पानी की कमी है। भारत में भी, दक्षिण भारत के आसपास वाले इलाके में, दक्षिण भारत में लगभग कई जगहों पर पानी का कमी है। कर्नाटक में तो कृत्रिम तरीके से बारिश भी कराया गया क्योंकि पानी का कमी है। हमारे यहाँ बारिश अभी पानी है, उपलब्ध है, पता नहीं कब तक रहेगा। तो हर सिचुएशन का भौगोलिक परिस्थितियाँ निर्भर करता है हर जीने के तरीके पर। हम किस तरीके से जीवन जी सकते हैं वो निर्भर कर रहा है भौगोलिक परिस्थितियों पर। तो हमारे लाइफ को भी ये क्या कर रहा है, हमारे सोच को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी चीज़ें, मान लेते हैं हमारे यहाँ पानी नहीं है, मान लेते हैं, तो हम जो भी नियम लागू करेंगे, जो भी व्यवस्था बनाएंगे, उसमें हम ये ज़रूर इंक्लूड करेंगे, ये ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि हमारे यहाँ ध्यान रखना है पानी नहीं है। अब पानी नहीं है ये इंक्लूड रहेगा, ये ध्यान में रहेगा, उसके बाद हम किसी व्यवस्था को बनाएंगे। और जिस इलाके में पानी है, भरपूर है, उस इलाके में पानी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाएगा व्यवस्था। उस इलाके में जिस चीज़ का कमियां है, जिस चीज़ का ज़्यादा मात्रा है, उसको ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो ये चीज़ें आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि हमारे पूरे लाइफ को चेंजिंग करता है, हमारे पूरे लाइफ को जो है बैलेंस करता है भौगोलिक परिस्थितियाँ। हम किस तरीके के जीवन जी सकते हैं ये नेचर डिसाइड करता है। इसको निश्चयवाद भी कहते हैं, डिटर्मिनेशन भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है हम बताएंगे ही, अगले क्लास में ही बताएंगे आपको निश्चयवाद क्या होता है। तो प्रकृति एक ऐसा शक्ति है, क्या है पता नहीं, लेकिन उसको हम प्रकृति का नाम देते हैं, नेचर का नाम देते हैं। वो एक ऐसा शक्ति है जो हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करता है। क्या है कुछ पता नहीं है। तो बस आप इतना समझिए कि भूगोल को पढ़ने का हमारे पास बहुत सारा कारण है। हम किसी जगह पर घूमने जाते हैं, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यात्रा करना है हमको, तो यात्राएं भी हमारे निर्भर करेगी भौगोलिक परिस्थितियों पर। हम कहाँ जा रहे हैं, उस कंडीशन में हम सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। हम गर्म इलाके के प्रदेश के आदमी हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ता हो, हम यदि ठंड इलाके में चले जाए तो हो सकता है हमारा तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है हमारा जो स्वास्थ्य है और बिगड़ जाए और हम मर भी जाएं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हम डायरेक्टली अपने मौसम को, अपने जो नेचर है हमारा शरीर का, जो बच्चे से डेवलप हुआ है, उसको हम डायरेक्टली चेंज कर दिए, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होने वाला है हमारे शरीर पर। हो सकता है हम मर भी जाए, स्वास्थ्य हमारा ज़्यादा बिगड़ जाए। समझ में आ रहा है बात? तो यात्राएं करने में भी, घूमने में भी हम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर जाते हैं। और यदि आप भौगोलिक परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, पूरे पृथ्वी पर बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आप पूरे पृथ्वी का भ्रमण कर सकते हैं उसके उपायों को करके। उसका उपाय पहले से आप सोच लीजिए, फिर उसके बाद वहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। आप उसका जो है दृश्य को देख सकते हैं, नेचर को समझ सकते हैं। यही नहीं, आप यदि अंतरिक्ष में भी जाना चाहते हैं तो आपको अंतरिक्ष का भी नॉलेज होना चाहिए। वहाँ का परिस्थितियाँ कैसा है, वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, हमको क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना होगा, क्या नहीं लेकर के जाना होगा, कैसे वहाँ रह सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, ये सारा चीज़ आपको पहले से समझना होगा। और इस पर तो काम कर ही रहा है साइंटिस्ट लोग। तो आप उसके थ्योरी को समझिए, आप उसके परिस्थितियों को समझिए, और फिर आप एक निर्णय करिए, फिर आप जा सकते हैं यात्राएँ करने। ठीक है। तो भूगोल को पढ़ने का बहुत सारा कारण हो सकता है। आप सोचिए, आप जितना ज़्यादा सोचिएगा उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि भूगोल कितना बड़ा चीज़ है। आप धीरे धीरे आपका सोच डेवलप होगा। आप रेगुलर क्लास तो करिए पहले। देखिए, भूगोल, यदि हम साइंस की बात करें तो भूगोल साइंस से कनेक्टेड है। कैसे? हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं भूगोल में, हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, हम बिग बैंग थ्योरी को समझते हैं। तो ये सब क्या है? साइंस ही तो है ना, ये सब तो फिजिक्स का पार्ट है ना। हम उसको भूगोल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भूगोल मेन कोर है। भूगोल मेन कोर है। अब किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का, किसी भी समय का यदि इतिहास लिखा जाता है तो उसके भौगोलिक परिस्थितियों को देख कर लिखा जाता है। कैसा है, उसके हिसाब से हमारा सोच भी डेवलप होता है। हम क्या सोचेंगे, हम क्या खाएंगे, ये भी भौगोलिक परिस्थितियाँ ही निर्भर करती है। क्योंकि हम जिस इलाके में, वहाँ सेब नहीं होता, वहाँ अंगूर नहीं होता, हमको कश्मीर से लाना पड़ता है।
ठंड इलाके से लाना पड़ता है। हमारे इलाके में तेल नहीं होता, हमको रसिया से मंगाना पड़ रहा है, ईरान से मंगाना पड़ रहा है, सऊदी अरेबिया से मंगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ वैसा नहीं है, हम उस क्लाइमेट में नहीं हैं। क्लियर है? तो भूगोल को पढ़ने का क्या क्या कारण हो सकता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे आने वाले क्लासों में आप जितने ज़्यादा आप क्लास कीजिएगा, जितने ज़्यादा आप बुक को पढ़िएगा, आपको एक बेहतर समझ होगा भूगोल को लेकर के। और फिर आप एक बेहतर, देखिए किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, यदि वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो बस आपको आंसर टिक करना है, बस सिंपल सा है, ऑप्शन दिया है टिक कीजिए। उसमें भी क्वेश्चन को समझना होता है, ऑप्शन को समझना होता है, वो आप समझ सकते हैं पढ़ के। लेकिन यदि आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, चाहे वो पीसीएस में लिखाता हो मेंस के एग्जाम में, या फिर यूपीएससी में लिखाता हो, या फिर किसी क्लास के एग्जाम में लिख रहा हो, तो सब्जेक्टिव तो लिखना है। तो सब्जेक्टिव यदि आप लिख रहे हैं क्वेश्चन, यानी 150 वर्ड में, 200 वर्ड में यदि आप उसको लिख रहे हैं, यदि आप उसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करते हैं, यदि ज्योग्राफी हिस्ट्री आप लिख रहे हैं, हिस्ट्री का आंसर, तो उसको यदि आप ज्योग्राफी से कनेक्ट कीजिए, आपका नंबर बढ़ेगा। यदि आप साइंस को या फिर पॉलिटी को या फिर इकोनॉमी को ज्योग्राफी से कनेक्ट करके लिखिएगा, तो आपका जाहिर सी बात है नंबर गेन होगा। क्यों? क्योंकि आप एक बेहतर समझ से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। आप वहाँ की परिस्थितियों को समझ के उसका आंसर लिख रहे हैं, वहाँ के डिजाइन, वहाँ के क्लाइमेट को समझ के आप उसका आंसर लिख रहे हैं, तो आपका आंसर तो बेहतर होगा ही। सिंपल सा चीज़ है। तो अब देखिए ना, सिंपल सा एक बात बताते हैं। जैसे मान लेते हैं आप एक ऐसे एरिया में जहाँ पानी नहीं है, तो आप बेसिक सा उसका आप बताइएगा कि यहाँ पर पानी नहीं होता, लोग घरे मतलब दूर जाते हैं, 10 किलोमीटर दूर, वहाँ से पानी लेकर के आते हैं, या फिर दूसरे देश से खरीदते हैं, जो भी है खरीद लेते हैं। तो ये आप आंसर बता दिए ना। लेकिन जिसके पास ज्योग्राफी का नॉलेज होगा वो क्या कहेगा, देखिए वहाँ पर पानी क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वैसा क्लाइमेट नहीं है, और वो दूसरे देश से या 10 किलोमीटर दूर ऐसा इसलिए लाता है क्योंकि वहाँ का ऐसा क्लाइमेट है, वहाँ का ऐसा मतलब वहाँ का अक्षांशीय एरिया ऐसा है, वहाँ का देशांतरीय एरिया ऐसा है, इसलिए जो है हम वहाँ से मतलब ये चेंजिंग देखने को मिलता है, यहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर है। ये पूरा तरीका, इसलिए 10 किलोमीटर जा करके हम पानी लेकर के वहाँ से आते हैं। ये एक तरीका है ज्योग्राफी से कनेक्ट करके आंसर लिखने का। तो जो ज्योग्राफी पढ़ा होगा वो इस तरीके से आंसर लिख सकता है। तो आप यदि ज्योग्राफी को पढ़िए, एक बेहतर तरीके से पढ़िए, तो आप इसको सारे सब्जेक्ट से यदि कनेक्ट करके आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर बेहतर होने वाला है, ये आप ध्यान में रखिए। या फिर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यदि आप किसी एग्ज़ाम का तैयारी नहीं भी कर रहे हो, यदि आप किसी भी मतलब परीक्षा में नहीं बैठ रहे हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे कंपटीशन हो, कोई भी हो, लेकिन आप यदि ज्ञान लेना चाहते हैं, आप यदि समझना चाहते हैं, अपने वातावरण को समझना चाहते हैं, अपने क्लाइमेट को समझना चाहते हैं, अपने समाज को समझना चाहते हैं, हमारे समाज में क्यों ऐसा सोच डेवलप हुआ है, हमारे समाज में क्यों ऐसे लोगों का सोच बना हुआ है, ये भी ज्योग्राफी पर डिपेंड हो रहा है। इसके बारे में भी आप सोचिएगा, होता है डिपेंड। कैसे होता है, हम धीरे धीरे आपको सारा चीज़ समझा देंगे, आपको खुद क्लियर होगा, आपको खुद रियलाइज होगा। आप उस बारे में सोच के देखिए, कई लोग सोचता ही नहीं है, आप सोच के देखिए, आपको रियलाइज होगा। भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे सोच को डेवलप करती है, हमारे सोच को चेंज करती है, हमारे सोच पर प्रभाव डालती है, यह आपको भी पता चलेगा। आप उसके बारे में सोचिए पहले, ठीक है। तो आप यदि एक बेहतर नागरिक के तौर पर यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो भी आपको ये क्लास फ़ायदा करेगा ही। क्यों? क्योंकि आपको जानकारी तो मिलेगा ही, आपको ज्ञान तो होगा ही। यदि आप सीखने के प्रोसेस में रहते हैं हमेशा, तो आपका जीवन में कभी भी उत्साह खत्म नहीं होगा, आप जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। नहीं तो कई बार उत्साह खत्म हो जाता है, हम बचपन जैसे नहीं रह पाते, बचपन कहीं और है और धीरे धीरे हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। जैसे जैसे एज ग्रोथ करता है, हमारा उत्साह पूरा खत्म होने लगता है, हमारा जीवन जो है अकेलापन जैसा गुजरने लगता है, रोज़मर्रा का जीवन जिंदगी हो जाता है, रोज़ वही काम करना होता है। तो ये जो तरीका है ना, इसको बदलिए, थोड़ा लर्निंग प्रोसेस में आइए, और लर्निंग प्रोसेस में आप रहिएगा ना,
तो आपका हमेशा जीवन सुखमय होगा, आप अच्छे से जी सकते हैं जीवन को, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, आनंद से जिए। ठीक है, तो हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहिए। ये मत देखिए कि ये घमंड मत पाल लीजिए अपने अंदर, ये सब्जेक्ट तो हमको आता है, ये क्या बताएंगे, हमको तो सारा सब्जेक्ट आता है। कोई बात नहीं, हम हो सकता है आपसे बेहतर ना जानते हो, लेकिन जो बता रहे हो सकता है आप यदि सीखने के प्रोसेस में होंगे तो कुछ ना कुछ तो नया आपको मिलेगा ही। आप कई बार देखे होंगे कि कोई भी वीडियो को, कोई भी मूवी को, कोई भी एपिसोड को आप यदि बार बार देखते हैं तो हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। यदि आप सीखने के प्रोसेस में रहेंगे तो, यदि सीखना नहीं चाहेंगे तब तो फिर आपको बार बार वही चीज़ दिखेगा जो एक बार दिखा है। इसलिए आप लर्निंग प्रोसेस में रहिए, फिर आपका जीवन देखिए कितना बेहतर हो सकता है। आप हमेशा ये सोच के चलिए कि हमको ये नहीं पता, देखते हैं क्या बता रहे हैं, देखते हैं क्या आज नया सीखते हैं, क्या आज हमको मिलता है नया। ये प्रोसेस अपनाइए, ये घमंड मत पालिए। घमंड हो गया, कहानी खत्म, जीवन कष्टमय ही गुजरेगा। तो देखिए, ज्योग्राफी से मतलब क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, लाभ क्या क्या है, एग्जाम में लाभ क्या है, कैसे हैं, वो सब पता चल जाएगा आपको धीरे धीरे आगे आने वाले क्लासों में। और हमारे लाइफ में कैसे ये प्रभाव उत्पन्न करता है, ये भी धीरे धीरे आगे आने वाले क्लासों में आपको पता हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम ज्योग्राफी को एक बेसिक टॉपिक को हम आज बताते हैं। एक बेहतर टॉपिक हम डिसाइड किए हैं जिसको आपको हम बताते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा, आपका यदि वो टॉपिक पढ़ना हो तो आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक फ़ायदा पहुंचने वाला है। वैसे हम आपको बताएं हमारा अप्रोच क्या होगा, बेसिक से लेकर हाई तक समझने का प्रयास करेंगे ताकि उसमें सारे लोग समझ पाएँ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास। तो देखिए, तो हम लोग जो है देखते हैं ये इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जितना भी टॉपिक है उसको हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के अंदर, और दूसरा पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट और पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। यानी इस पूरे टॉपिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। उसमें हम लोग भूगोल को यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर लिखे हैं भूगोल के अंदर क्या क्या हो सकते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हम भूगोल के बारे में समझते हैं। देखिए, भूगोल के अंदर हमारा क्या क्या टॉपिक हो सकता है। सबसे पहला टॉपिक है भूगोल उत्पत्ति एवं विकास, यानी भूगोल का उत्पत्ति यानी जियोग्राफी का ओरिजिन और इवोल्यूशन की बात करेंगे। इसका कैसे उत्पत्ति हुआ, कौन कौन से विचारधारा हुए, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में हम आज आगे आने वाले क्लासों में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल यानी द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम के बारे में। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास यानी ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, जिसकी वजह से पूरा दिन रात होता है, मौसम का चेंजिंग होता है, ज्वार भाटा आता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में अगला हमारा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर के बारे में यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और भी हमारा टॉपिक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में, भू संचलन के बारे में, अर्थ मूवमेंट्स के बारे में समझेंगे, चट्टानों के बारे में समझेंगे, पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से चट्टान हैं, किस किस तरीके से हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका डेट कैसे होता है, ये सारा चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। फिर समझेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में समझेंगे। फिर हमारा है टॉपिक भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये सब क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं पृथ्वी के ऊपर, यानी अर्थक्वेक कैसे आता है, वल्केनो कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है, ये सारा टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे। विश्व में पर्वत, पठार, मैदान एवं झील का वितरण कैसे हुआ है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एंड लेक इन द वर्ल्ड के बारे में हम लोग भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत के बारे में। यानी देखिए, आपको ये पता होगा कि हमारा जो महाद्वीप है, जो एशिया महाद्वीप के अंदर जो हमारा भारत है, इसके कई सारे थ्योरी है
उसमें कई सारे लोग भी हुए जिन्होंने बताया कि भारत जो अभी स्थित है वहाँ पर, यानी एशिया महाद्वीप में जो अभी भारत स्थित है, वो जनरली वहाँ था नहीं पहले। ये धीरे धीरे खसक के नीचे से ऊपर आया है। ये हम बताएंगे आगे आने वाले क्लासों में आपको। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ये सारा चीज़ क्लियर होगा ही, तो ये भी समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महासागरीय नीतल उच्चावच के बारे में, यानी जो ओशियनिक का बॉटम है उसके रिलीफ के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर वायुमंडल संगठन एवं संरचना के बारे में, एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। फिर हमारा टॉपिक है मौसम तथा जलवायु के बारे में, यानी वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। मौसम कैसे बदलता है, क्या होता है मौसम, जलवायु कैसे चेंजिंग होता है, कहाँ का जलवायु कैसा है, वो सारा चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अंदर। फिर हमारा टॉपिक है ऊष्मा की मौलिक संकल्पना के बारे में, यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में, इसका संकल्पना कैसा है इसको भी समझेंगे। फिर है सूर्य ताप एवं ऊष्मा बजट के बारे में, ये भी समझेंगे। इंसुलेशन के बारे में समझेंगे। तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी समझेंगे। फैक्टर्स क्या है अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर है नेक्स्ट हमारा टॉपिक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में क्या क्या होता है, इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। फिर है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में समझेंगे। वर्षण के प्रकार समझेंगे, उसके प्रक्रिया को समझेंगे, यानी जो बारिश होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कितने तरीके का बारिश होते हैं, उसके प्रक्रिया क्या है, यानी प्रिसिपिटेशन के प्रोसेस क्या होते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में भी समझेंगे। वाताग्रजनन क्या होता है, जेट स्ट्रीम क्या होता है, यानी देखिए फ्रोंटोजेनेसिस और जेट स्ट्रीम के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। ये भी हमारा एक टॉपिक रहेगा वाताग्र जनन के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, वायु राशियाँ क्या है, क्लाइमेट जो रीजन्स होते हैं, या फिर एयर मासेस क्या है, वाटर मासेस क्या है, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा। महासागरीय जल का तापमान क्या है, उसका लवणता कैसे चेंजिंग होता है, उसका तापमान कैसे बदलता है, कैसे उसका टेम्परेचर निर्धारित हो रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। महासागरीय जल धाराएं के बारे में समझेंगे, यानी जो गर्म जल धारा है, ठंडी जल धारा है, ये सारी चीज़ें आप करंट्स के बारे में, ओशियन करंट्स के बारे में आप सुने भी होंगे शायद, उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा क्या होता है, महासागरीय तरंग क्या है, महासागरीय निक्षेप क्या है, प्रादेशिक भूगोल क्या है। फिर हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे भारत का एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझने का प्रयास करेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन समझेंगे। फिर हम समझेंगे भूगर्भिक संरचना कैसा है यहाँ का, फिर भारत के भू आकृतिक प्रदेश एवं इसके अपवाह तंत्र कैसे हैं, यानी जियोमोरोफिक रीजन ऑफ इंडिया एंड इट्स ड्रेन सिस्टम के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत का जो भू आकृतिक है, यानी जो फिगर है, जो डिजाइन है, जो चीज़ें हैं इसके ऊपर, उन प्रदेशों के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ का अपवाह सिस्टम क्या है उसको बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा। फिर भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे, भारत के मृदा विज्ञान के बारे में समझेंगे, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में समझेंगे, कृषि, जल, सिंचाई, पशुपालन, इन सारे टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। विश्व और भारत के प्रमुख या प्राकृतिक जो संसाधन है, मेन रूप से जो मेजर रूप से जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसके बारे में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसके वितरण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा टॉपिक रहेगा। आप ज़्यादा तनाव ना लें, क्योंकि ये सारा टॉपिक का हम फुल डिटेल समझने वाले हैं, इन सारे वर्ड को समझने वाले हैं। कई सारे ऐसे शब्द होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, उन सारे चीज़ों को आज हम समझने का मतलब आगे आने वाले क्लासों में हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर समझेंगे उद्योग क्या होता है, मतलब उद्योग के बारे में, भारत के अंदर उद्योग के बारे में उसको समझेंगे, इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे, परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में समझेंगे, जनसंख्या, नगरीकरण, संबद्ध मुद्दे, इन सब से जो भी इश्यूज हैं पॉपुलेशन को लेकर के या अर्बनाइजेशन को लेकर के, जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर डिजास्टर क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे किया जाता है, कहाँ पर कैसे किया गया है, इन सारे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। आपदा प्रबंधन के बारे में समझेंगे।
अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, यानी जो टॉपिक को हमने दो भागों में बांटा था, एक भूगोल ज्योग्राफी जिसके अंदर इतना सारा टॉपिक था, और दूसरा पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट ऑफ इकोलॉजी के बारे में हमने दूसरा टॉपिक डिवाइड किया था। तो इसके अंदर कितने सारे टॉपिक हो सकते हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बनता है वो है पर्यावरण के बारे में भी, यानी पर्यावरण खुद एक टॉपिक है, एनवायरनमेंट। फिर जैवमंडल एवं बायोम के बारे में समझेंगे, बायोस्फीयर के बारे में समझेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। जैव विविधता क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। और भी हमारा टॉपिक है जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण कैसे होता है, उसके बारे में भी समझेंगे। पर्यावरणीय अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होते हैं एनवायरनमेंट के। वन्य जीव क्या है, वाइल्ड लाइफ के बारे में समझेंगे। पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में समझेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी हम लोग को जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है, तो इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। फिर है पर्यावरण से संबंधित जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या सम्मेलन हुए हैं अभी तक, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जलवायु परिवर्तन क्या होता है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, इसको भी समझेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम क्या हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको भी समझेंगे। फिर ये भी समझेंगे कि पर्यावरण से संबंधित जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं या महत्वपूर्ण जो भी शब्दावलियाँ होती हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सारा टॉपिक है, लगभग 52 या 53 के आसपास ये पूरा टॉपिक है हमारा। इस पूरे टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक को समझ लेने से शायद ही कोई टॉपिक बचेगा। ये सारा टॉपिक लगभग पूरा ही हो चुका है, मतलब ये सारा जितना भी टॉपिक अभी हमने आपको बताया, ये सारा टॉपिक सारे एग्जाम को लगभग कवर कर लेता है। एक बेसिक जानकारी इन सारे टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्टिंग में। जैसे कि हमारा जो मेन टॉपिक है, स्टार्टिंग टॉपिक है भूगोल, उसका उत्पत्ति एवं विकास यानी ज्योग्राफी का ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में हम अगले क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।